हेलो फ्रेंड्स, मैं हितेश कुमार सोनी, इंस्ट्रक्टर पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर वडोदरा, आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट MNOP। जैसा कि हम जानते हैं, मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट हमारे मेल ऑपरेशन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसके लागू होने के बाद हमने जाना कि हमारे डिपार्टमेंट में जो मेल का फ्लो होता है उसमें कितना हैंडलिंग ज़्यादा लगता है, और ज़्यादा हैंडलिंग लगने की वजह से हमारा जो हैंडलिंग रेशियो बढ़ जाता है और जो टाइम का डिस्पैच का टाइम होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है। डिस्पैचिंग टाइम कम करने के लिए ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि मेल में समझने से पहले हम इसको पूरी जानकारी के तहत रखें कि ये प्रोजेक्ट है क्या। सबसे पहले बात करेंगे हम मेल का मतलब जो भी हमारा मेल, चाहे फर्स्ट क्लास मेल हो, चाहे सेकंड क्लास मेल हो, या अन्य तरीके के रजिस्टर्ड मेल हो, पार्सल मेल हो, ये जितना भी मेल है उसका नेटवर्क। अब बात होती है नेटवर्क का तात्पर्य क्या है? जो भी मेल हमारा बुकिंग से लेके डिलीवरी तक आ गया वो हमारा नेटवर्क कहलाता है। यह नेटवर्क हमारा 4 चरणों में कंप्लीट होता है। पहले बुकिंग होगा, बुकिंग के बाद हमारा डिस्पैचिंग होगा, डिस्पैचिंग के बाद प्रोसेसिंग होगा, और प्रोसेसिंग के बाद हमारा जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके तहत ये पहुंचा दिया जाएगा डिलीवरी पॉइंट पे। बात करते हैं हम MNOP के पहले की, यानी कि जब MNOP नहीं था तो हमारे पास क्या क्या डिफिकल्टीज थी, क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी थी। सबसे पहले इशू था कि हमारे पास मेल्स की मॉनिटरिंग के लिए कोई मैकेनिज्म सिस्टम नहीं बना हुआ था। जैसे भी कोई हमारी रिपोर्ट आती थी जो किसी सेट के माध्यम से या अन्य स्रोत के माध्यम से, वो हमारे फाइनल ऊपर मॉनिटरिंग के लिए सही मानी जाती थी। उसमें ये पता नहीं लग पाता था कि जो हमने रिपोर्ट भेजी है वो तथ्य सही हैं या गलत। क्रॉस चेक उसमें कुछ भी नहीं हो सकता था। उसके बाद हमने जाना MNOP के पहले कि मेल्स के लिए हमारे जहां भी काम करने वाले लोग थे उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। पहले हमारे पास और प्रोडक्ट थे, उनके बारे में हम ज़्यादा ध्यान देते थे। तो इससे हुआ क्या कि हमारे पास क्लियर मैपिंग, जो पोस्ट ऑफिस से मेल ऑफिस या मेल ऑफिस से पोस्ट ऑफिस का कोई रूटिंग हमारे पास नहीं था। इसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पोस्ट ऑफिस कई मेल ऑफिस से जुड़े हुए थे। उसका एक एग्जाम्पल जैसे मन्नारगुडी HO जो तंजरुंग RMS और कुंभकोणम RMS और त्रिवर सोर्टिंग से जुड़ा हुआ था। यानी कि एक ही HO एक से ज़्यादा मेल ऑफिस से जुड़े होने की वजह से इसमें मॉनिटरिंग में करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी। फॉर एग्जाम्पल कांचीपुरम HO भी जैसे चंगलपट्टू RMS और एर्नाकुलम RMS से जुड़ा हुआ था। इसी तरीके से हम बात करें एक एग्जाम्पल के तौर पे, हमारे पास जो त्रिवल HO है वो चेन्नई, एर्नाकुलम और चंगलपट्टू RMS से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से हमारे पास और भी सर्किल्स में जो इस तरीके का मैपिंग था, सेम एक ही था कि एक HO एक से ज्यादा RMS से जुड़े हुए थे। अब बात करते हैं कि इसमें जो हमारे MNOP के पहले ज्यादा प्रॉब्लम जो आती थी वो था क्लोजिंग ऑफ पोस्ट ऑफिस बैग बाय डिफरेंट मेल ऑफिस। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि जो हमने पहले HO से दिया उसी तरीके से हम देखेंगे, जैसे चेन्नई GPO जो बैग प्राप्त करता था वो एक से ज्यादा मेल ऑफिस से प्राप्त कर देता था। जैसे हम एक चेन्नई GPO की बात करें तो चेन्नई GPO को जो भी तमिलनाडु सर्किल के और भी मेल ऑफिस हैं उन सभी जगह से उनके पास बैग प्राप्त होते थे। जैसे कोयम्बटूर HO, सेलम HO, मदुरई HO, त्रिची HO, पांडिचेरी HO, जो इम्पोर्टेंट HO हुआ करते थे वो बैग प्राप्त करते थे एक से ज्यादा मेल ऑफिसों के माध्यम से। अब इससे जो प्रॉब्लम हुई वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या रही? नंबर ऑफ बैग की हैंडलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कोई भी HO किसी भी जगह मेल ऑफिस का बैग बना देगा तो एक से ज़्यादा बैग बनाएगा, और ऐसे कोई मेल ऑफिस एक से ज़्यादा HO
के लिए बैग क्लोज करेगा तो बैगों की हैंडलिंग नेचुरली बढ़ना संभावित है। और सबसे ज़्यादा इशू था जिसके लिए हमारा MNOP बना हुआ है वो मिसेंट आर्टिकल। अगर मिसेंट आर्टिकल को ट्रेस करना है तो ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा सकते थे कि ये किस ऑफिस ने बैग क्लोज किया है या किस ऑफिस को बैग क्लोज करना है, क्योंकि उसमें मैपिंग में हमें इस तरीके से कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं थे कि कोई ऑफिस एक से ज्यादा जगह के बैगों को नहीं। बात करते हैं आगे चल के, हमारे पास कोई ऐसा कंट्रोल भी नहीं था कि जो मेल ऑफिस पोस्ट ऑफिस को या किसी अदर डिस्ट्रिक्ट या सर्किल को बैग बनाए या नहीं बनाए, उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं थे। इसी तरीके से कोई जस्टिफिकेशन अगर डिलीवरी का हो रहा है या चाहे नहीं हो रहा है उसको भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। तो एक मेल ऑफिस अपने सर्किल में सीधे अपने सेट के माध्यम से सीधा यही की टारगेट रखता था कि हम फटाफट बैगों को क्लोज कर दें। अब बात करते हैं हमारे MNOP के पहले स्पीड पोस्ट में। तो स्पीड पोस्ट के अंदर हमारे पास पहले NSH के पहले स्पीड पोस्ट कंसंट्रेशन सेंटर हुआ करते थे। वो लगभग 315 कंसंट्रेशन सेंटर थे। उनका जो रोल था वो एक दूसरे को बैग बनाते ही बनाते थे, चाहे आर्टिकल कम हो चाहे ज्यादा हो, तो 315 एक दूसरे को क्रॉस बैग जरूर बनाते थे। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो गई, लीडिंग टू ह्यूज नंबर ऑफ हैंडलिंग बैग TMO पे, मेल ऑफिस पे और सेक्शन पे इकट्ठे होने लग गए। सबसे बड़ा इश्यू हो गया कि छोटी छोटी पीसियां बनने लगी। एक मेल ऑफिस में कोई SPCC काम कर रहा है तो किसी भी दूसरे ऑफिस के लिए जितनी चाहे पीसियां बना देते थे, उन पीसीओ को हमारे ट्रांजिट बैग के माध्यम से ट्रांसफर करते थे। तो नंबर ऑफ बैग्स, नंबर ऑफ पीसीज हमारे TMO पे और मेल ऑफिस पे, सेक्शंस पे बहुत ज्यादा होने लग गई थी। और सबसे बड़ा इशू हो गया कि इतना होने के बाद हमारे पास बैगों की शॉर्टेज बहुत आयात में होने लगी। अगर चाहे एल बैग हो, चाहे मेल बैग हो, चाहे स्पीड पोस्ट के बैग हो, उनके लिए हमें बैगों की संख्या बहुत कम होने लगी। इसी तरीके से हम बात करेंगे तो सबसे पहले था कि अगर हम नंबर ऑफ बैग हैंडलिंग कर रहे हैं और वो अकाउंटेबल आर्टिकल स्पीड पोस्ट के हैं तो एयर का कैरियर का पेमेंट हमें देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा 3 आर्टिकल का ही बैग एक स्थान से दूसरे स्थान पे एयर से जा रहा है, उसमें आर्टिकल 3 ही हो और उसमें बैग बनाएंगे तो बैग का वेट भी उसमें एयर कैरियर को हमें देना होता था। इसी तरीके से जब हमारे मेल प्रोडक्ट की बात करें तो हम ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटी मात्र स्पीड पोस्ट आर्टिकल के लिए ही देते थे और वो भी पूरा मेल का 30%। तो जब कंप्लेंट्स आती थी तो हम ट्रैक एंड ट्रेस किसी अन्य आर्टिकल को देने में समर्थ नहीं थे। इससे लोगों की कंप्लेंट्स ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। और MNOP के पहले जो हमारा रजिस्टर्ड आर्टिकल था उसका भी ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटी नहीं थी। हमारे सर्च बिल या अन्य कंप्लेंट के माध्यम से ही हम उसको रिकॉर्ड दर्ज करते थे और जब रिप्लाई आता था, जब कस्टमर को रिप्लाई देते थे, उसमें हमें टाइम बिंग बहुत ज़्यादा लग जाता था। उसकी आगे बात करें तो सबसे बड़ा इशू है कि हमें किसी भी ऑपरेटिंग प्रोसीजर में एक सिस्टम को ऐसा नहीं बनाया गया था कि ग्लोबली एक तरीके का सिस्टम पूरे इंडिया में हो। तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हमारे पास इसका बहुत ज़्यादा अभाव था। लोकल स्तर पर या छोटे सॉर्टिंग ऑफिस या बड़े सॉर्टिंग अपने अपने हिसाब से लेज पे सॉर्टिंग किया करते थे। और सबसे बड़ा, इक्विपमेंट हमारे पास स्टैंडर्डाइज नहीं थे। जैसे प्रोजेक्ट एरो के माध्यम से तो पोस्ट ऑफिस में हमारा सभी स्टैंडर्डाइज इक्विपमेंट्स आ गए, लेकिन मेल ऑफिस की बात करें तो वहाँ एक स्टैंडर्ड नहीं था। लोकल स्तर पर सब अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इक्विपमेंट खरीदते थे और उनको यूज करते थे। और सबसे पहला लुक एंड फील का जो हम बहुत ज़्यादा अभाव मेल ऑफिस में देखते हैं, ज़्यादातर गंदगी वहाँ रहती है, सफाई का पूरा ध्यान नहीं रखा जाता था। तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी लुक एंड फील जो मेल ऑफिस में बहुत रिक्वायरमेंट थी वो भी इस MNOP के माध्यम से कंप्लीट हो गया है। और बिफोर MNOP की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, चाहे स्पीड पोस्ट आर्टिकल हो, चाहे रजिस्टर्ड आर्टिकल हो, चाहे हो। अब है
एमएनओपी की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्या ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमारे मेल ऑफिस में एमएनओपी का कंसेप्ट लाया जाए। तो सबसे पहला इशू है, हमारा जो मेल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सुधारने की जरूरत थी। लोकल स्तर पर या किसी एक सर्किल का या दूसरे सर्किल का जो हमारा मेल का ऑपरेशन था अलग अलग तरीके से हो रहा था। और सबसे बड़ा इशू है मेल का जो रिड्यूसन है वो कम करना। एमएनओपी का मेन ऑब्जेक्ट ये भी है कि हमारा जो सॉर्टिंग प्रैक्टिस है पूरे इंडिया में एक समान हो। इसी के साथ हमारी रिलायबिलिटी का भी इसमें इंश्योर किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारा एमआईएस यानी मॉनिटरिंग टूल जब हमारा मेल ऑफिस में बिल्कुल भी नहीं था, तो इसके माध्यम से हम हमारे मेल की मॉनिटरिंग आसानी से कर सकते हैं। अब बात होती है इस प्रोजेक्ट के स्कोप की। अगर ये प्रोजेक्ट जब हम चालू कर देते हैं तो सबसे पहले हम इंडिया पोस्ट के मेल का ऑप्टिमाइज यूज कर सकते हैं, चाहे वो मेल ऑफिस में है चाहे पोस्ट ऑफिस में है, क्योंकि हम ट्रैक एंड ट्रेस के माध्यम से या एमआईएस के माध्यम से जान कर सकते हैं कि हमारी कमजोरी कहाँ पर है। इसमें क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट नेचुरली सुधार आया है, क्योंकि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए ये टूल्स हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। और जब ये एमएनओपी लॉन्च किया गया उसके लिए केपीआई टूल्स बनाए गए, जिसके माध्यम से हम परफॉर्मेंस किसी मेल ऑफिस के, किसी आईसीएच के, किसी एनएसएच के जो भी रेशियो पे गिरावट आती है या हमारा स्कैनिंग कंप्लाइंस कम होता है, तो उस पर आइडेंटिफाई करके संबंधित ऑफिस को बताते हैं कि आपकी कमजोरी कहाँ है, आपको सुधार कहाँ करना है। इसी के साथ हमारा कस्टमर के साथ अपीयरेंस बना रहे और उसमें एक रिलायबिलिटी पैदा हो, यह भी हमें इसमें ध्यान रखा गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब ये हमारा क्वालिटी बेस्ड एमएनओपी प्रोजेक्ट आया तो जहाँ भी मेल ऑफिस में काम करने वाले लोग थे उनमें अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट हुआ और वर्किंग कंडीशन में बदलाव आया। वर्क का फ्लो भी स्पीडली हुआ और लुक एंड फील के माध्यम से तो हम देखते हैं कि अभी हमारे यहाँ कितनी इसमें इम्प्रूवमेंट हो चुका है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये हमारे लिए गर्व की बात है और कस्टमर के लिए भी गर्व की बात है कि हम एक नए टेक्नोलॉजी के युग में एमएनओपी के माध्यम से हम स्पीडली और एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम को कर सकते हैं। अब बात होती है इम्प्लीमेंटेशन। तो मेल प्रोडक्ट के नाम से जो भी हमारा एमएनओपी आया है, सबसे पहले हमने इम्प्लीमेंट किया इसे स्पीड पोस्ट में, उसके बाद इंटरनेशनल मेल में, फिर हमने इसको आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट क्लास में जिसमें रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड मेल था उसमें शामिल किया गया। फिर जैसे ये सुचारू रूप से चलता गया तो हमने सेकंड क्लास मेल को भी इसमें एमएनओपी के में शामिल कर लिया। पार्सल भी हमारा उस टाइम एमएनओपी के माध्यम से चलता था, क्योंकि अब हमारा नया प्रोजेक्ट पीएनओपी आ गया है तो पीएनओपी भी हमने इसमें शामिल किया। लेकिन अब पार्सल हमारा पीएनओपी में चला गया है। एक्सप्रेस पार्सल भी हमने एमएनओपी में चालू किया, लेकिन वर्तमान में एक्सप्रेस पार्सल डिसकंटिन्यू हो गया। अब थोड़ा सा जानकारी के आधार पे या हमारा नॉलेज को बढ़ाते हुए ये भी ध्यान में रखना है कि स्पीड पोस्ट 10 नवंबर 2010 को लागू किया गया। फर्स्ट क्लास मेल के लिए एमएनओपी 15 फरवरी 2012 को लागू किया। सेकंड क्लास मेल के लिए 22 मई 2012 में लागू हुआ। पार्सल 2 दिसंबर 2013 में और एक्सप्रेस पार्सल भी 2 दिसंबर 13 में। क्योंकि डायरेक्टरेट के आदेशानुसार हमने एक्सप्रेस पार्सल को डिसकंटिन्यू कर दिया है 18 नवंबर 2019 को। तो ये हमारी जानकारी में रहना चाहिए। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट कि एमएनओपी में इम्प्लीमेंट क्या करना है, यानी हम एमएनओपी में क्या करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च कर दिया और ख़त्म कर दिया, नहीं। सबसे बड़ा इशू है प्रोसेसिंग सेंटर्स। ये इम्पोर्टेंट रोल है जो मेल ऑफिस को जो हम बोलते हैं, अब ये क्या होंगे, प्रोसेसिंग सेंटर। उनको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। एक सॉर्टिंग हब जहां पर स्पीड पोस्ट आर्टिकल की सॉर्टिंग होगी, दूसरा है मेल प्रोसेसिंग ऑफिस
जहां पर अदर आर्टिकल्स की सॉर्टिंग होगी जो स्पीड के अतिरिक्त होंगे। तो एक हमने नेशनल सॉर्टिंग हब नाम दिया जो स्पीड पोस्ट की सॉर्टिंग करेंगे। फिर है लेवल 1 L1 ऑफिस जो मेल ऑफिस, पार्सल हब, एक्सप्रेस पार्सल हब, चूंकि अब ये डिसकंटिन्यू हो गए, ये हैंडल करेंगे हमारे अक्रॉस द कंट्री एंड सर्किल अलोंग विद द पोस्ट ऑफिस मैप्ड, यानी ये मेल का आदान प्रदान पूरे कंट्री में करेंगे और अपने सर्किल में जो भी इनके मैप्ड पोस्ट ऑफिस है उनसे करेंगे। इसी तरीके से जो छोटे ऑफिस है उनका नाम दिया इंट्रा सर्किल हब या लेवल 2 मेल ऑफिस। इंट्रा सर्किल हब स्पीड पोस्ट का आर्टिकलों का आदान प्रदान करेंगे। लेवल 2 मेल ऑफिस जो हमारे मेल प्रोडक्ट है उनका आदान प्रदान करेंगे और इनका जो दायरा रहेगा वो अक्रॉस द सर्किल रहेगा अलोंग विद पोस्ट ऑफिस मैप्ड। तो जो इनका जो मेल का आदान प्रदान रहेगा सर्किल के अंदर अंदर ही रहेगा और जिस पोस्ट ऑफिस से वो मैप्ड है उन्हीं से मेल का आदान करेंगे। अब हमारे सामने सिनेरियो है मेल प्रोसेसिंग सेंटर के कितने तादाद में है। तो स्पीड पोस्ट की बात करें तो हमारे पास 91 NSH हैं और 151 ICH हैं। फर्स्ट क्लास मेल और रजिस्टर्ड मेल की बात करेंगे 89 L1 ऑफिस है और 244 L2 ऑफिस है। सेकंड क्लास मेल की बात करें 86 L1 ऑफिस है और 241 L2 ऑफिस है। और पार्सल क्योंकि अब PNOP में आ गया है तो हमने इसमें रिड्यूस करके 57 L1 पार्सल हब बनाए हैं और 133 L2 पार्सल हब बनाए। पार्सल के बारे में जब भी हमारा PNOP का चैप्टर होगा उसमें हम विस्तृत रूप से उसमें जानकारी लेंगे। अब है क्लोजिंग पैटर्न MNOP के अंदर, यानी कि MNOP के अंदर हम पैटर्न को कैसे यूज करते हैं। तो क्लोजिंग पैटर्न में हम जानकारी लेंगे। अगर हमारे पास ये बात हो रही है हमारे L1 ऑफिस, एक L1 ऑफिस से दूसरे L1 ऑफिस के बारे में, अगर एक L1 ऑफिस का पोस्ट ऑफिस है और दूसरे L1 का पोस्ट ऑफिस है, वो अपने एक दूसरे के मैपिंग पोस्ट ऑफिस से ही अपने बैगों का आदान प्रदान करेंगे। और वो L1 ऑफिस जो अपने नीचे के L2 ऑफिस है, चाहे वो अपने सर्किल के हों चाहे सर्किल के बाहर के हों, उनमें से अपने सर्किल के L2 ऑफिस का ही आदान प्रदान करेंगे, अदर सर्किल के L2 ऑफिसों के आदान प्रदान नहीं करेंगे। वो L2 ऑफिस अपने सर्किल के अंदर के जितने भी L2 ऑफिस हैं उन्हीं से बैग का आदान प्रदान करेंगे और अपने मैप्ड पोस्ट ऑफिस से ही बैगों का आदान प्रदान करेंगे। इसका डायग्राम हम आगे भी आपको स्पष्ट रूप से समझाएंगे। जैसा कि मेल का फ्लो, मान लीजिए आप किसी L1 ऑफिस में काम करते हैं तो आपका मेल का फ्लो जो रहेगा अपने सर्किल के L2 ऑफिस के साथ या अदर L1 ऑफिस जो सर्किल के बाहर यानी इंडिया में जितने भी L1 ऑफिस होंगे उनसे वो आदान प्रदान रखेंगे। और जो पोस्ट ऑफिस होगा, जो मैप्ड पोस्ट ऑफिस आपके L1 ऑफिस का होगा, उसके साथ ही आपका मेल का फ्लो रहेगा। इन तीनों के अतिरिक्त आपका किसी भी तरीके के पोस्ट ऑफिस या मेल ऑफिस से बैगों का आदान प्रदान नहीं रहेगा। अब बात आती है अगर हमारा L2 ऑफिस है, मेल ऑफिस जो SRO लेवल पे भी होते हैं, वो L1 एंड L2 ऑफिस विद इन सर्किल से ही बैगों का आदान प्रदान करेंगे और पोस्ट ऑफिस जो उनके L2 के मैप्ड पोस्ट ऑफिस है उनसे ही बैगों का आदान प्रदान करेंगे। अब बात आती है स्पीड पोस्ट के संबंध में। स्पीड पोस्ट में अगर हमारा NSH है तो NSH को बैगों का आदान प्रदान अदर NSH पूरे इंडिया के जितने भी NSH होंगे उनसे ही अपने बैगों का आदान प्रदान करेंगे। अगर ICH हैं तो वो विद इन सर्किल ICH हैं, उन्हीं से बैगों का आदान प्रदान करेंगे। सर्किल के बाहर का किसी भी ICH का बैग दूसरे NSH में नहीं आएगा। और अगर पोस्ट ऑफिस है तो आपने सिटी के जो मैप्ड पोस्ट ऑफिस है उनसे आपका बैगों का आदान प्रदान रहेगा। क्योंकि उसमें एक चीज और ऐड की गई है, अगर ICH आपका मैप्ड है जो NSH है, उसके पोस्ट ऑफिस भी NSH को सीधा बैग बनाएंगे।
ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आपका आईसीएच जो है पेरेंट एनएसएच से जुड़ा हुआ है तो उसके पोस्ट ऑफिस एनएसएच में बैगों का आदान। मेल के फ्लो में आगे चलते हैं। अगर हमारा ऑफिस आईसीएच है तो हमारा बैग का फ्लो एनएसएच और आईसीएच जो हमारे सर्किल के अंदर ही है उन्हीं से आदान प्रदान होगा, और पोस्ट ऑफिस मैप्ड हैं जो हमारे आईसीएच से जुड़े हुए हैं उनसे ही बैगों का आदान प्रदान होगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये आईसीएच सर्किल के बाहर के किसी भी आईसीएच के लिए बैग नहीं बनाएंगे, वो अपने एनएसएच के दायरे में रह के ही बैगों का आदान प्रदान करेंगे। इसी तरीके से जो काम हमें नहीं करना है एमएनओपी के प्रारंभ होने के बाद, पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट ऑफिस जो पहले क्रॉस बैग बना करते थे वो बैग नहीं बनाने हैं, या अगर अदर कोई sorting हब है, मेल ऑफिस है, पार्सल हब है, ईपीएच है, उसका भी वो पोस्ट ऑफिस बैग नहीं बनाएगा। अगर आपका जो पेरेंट एनएसएच है या आईसीएच है या L1 या L2 ऑफिस है उसी के लिए पोस्ट ऑफिस बैग बनाएगा, या वही पेरेंट एनएसएच या आईसीएच या L1 ऑफिस अपने पैरेलल पोस्ट ऑफिस को बैग देगा। अब है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। जैसा कि हम जानते हैं आजकल मॉनिटरिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है और हम ऑनलाइन मॉनिटरिंग के माध्यम से अपने मेल की मॉनिटरिंग किया जा सकता है। क्योंकि अब नया एनवायरनमेंट हमारा सीएसआई का आ गया है, तो सीएसआई एनवायरनमेंट में जो भी हमें टूल्स अवेलेबल होता है, जो भी डायरेक्टरेट के माध्यम से हमें अवेलेबल कराया जाता है, उसके माध्यम से हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। डिविजनल लेवल पे या हमारे मेल ऑफिस लेवल पे या एसआरओ लेवल पे जो भी आपको यूजर आईडी पासवर्ड दे के सीएसआई में मॉनिटरिंग के लिए कहा जाए उसको हम कर सकते हैं, या इंडिया पोस्ट की साइट पे टाइम टू टाइम जो हमें गाइडलाइंस आती है उसके लिए हम इसको कर सकते हैं।